हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अजय और हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोल ऑफ RBI के MCQs। सो होपफुली आपने इसका फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। उससे पहले आपने थ्योरी पोर्शन कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। और क्लास पढ़ने से पहले आपको पहले थ्योरी पोर्शन को रिवाइज करना है, सो एज आप MCQs अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ और आप अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाओ। देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में आपको कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, सो आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 32 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आई थिंक। हाँ, 31 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इसमें फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, आपको मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाई थी मैंने। एक्सप्लेन में 2 क्लासेस ली थी इसकी पूरी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो फॉरेन की करेंसी होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है। सबसे जब आपके पास आपकी GDP वगैरह डाउन होना स्टार्ट होती है तो आपको फॉरेन करेंसी एसेट्स जो होती है वही काम में आती हैं। ठीक है, मान लो आपको चाइना से कुछ चीज़ लेनी है तो आप रुपी से तो नहीं ले पाओगे ना, तो आप RBI से पहले उनका डॉलर, उनका जो भी जीरो होगा जीरो, वो लेके फिर जाके वहाँ से बिजनेस कर सकते हो। तो वो चीज़ होता है वो RBI क्या करती है, रिजर्व करके रखती है। ठीक है, जितना आपका फॉरेन रिजर्व आपके पास पड़ा होगा रिजर्व में, उतनी ही आपकी कंडीशन बेटर होगी। ठीक है, कंट्री एडवांस मिनिमम 6 मंथ का रिजर्व करके रखती है कि ताकि कुछ भी अगर ना हो तो भी 6 मंथ तक हम आगे पीछे कंट्री के साथ ट्रेड कर पाएँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडियन इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है फ्रंट लाइन, वो कौन होता है? अभी मैंने आपको बता दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स बाय RBI। तो कितने टाइम के बाद होता है? मैंने आपको बताया था ना, हर 6 मंथ में, हाफ ईयरली एक बार होता है ये। ठीक है, हाफ ईयरली में एक बार हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए आपके कॉइन्स कौन बनाता है? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे चलूँगा। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेशन में बताना है। चलिए, मैंने आंसर को आपको बताया नहीं है, आपको मुझे बताना है। व्हाट इज़ CRR? CRR की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैश रिजर्व रेशियो। पहले भी आया था ये SLR CRR। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो पता ही है। पहले कौन सा था? कोलकाता, देन मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था 1937 के अंदर। द टैक्स लेविड बाय लोकल गवर्नमेंट। कौन सा टैक्स होता है जो लोकल गवर्नमेंट लगाती है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो आपको पता है कि लोकल जो आपकी पंचायत वगैरह में टैक्स लगता है वो कौन सा टैक्स लगता है? तो वो कौन सा टैक्स लगता है? वो हाउस टैक्स लगता है आपका, वो हाउस टैक्स लगता है। आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जो आपके म्यूनसिपैलिटी वगैरह पंचायती राज में भी लगा सकते हैं। चलिए, इन बिच डिनोमिनेशन वेयर इंडियन फर्स्ट बाय मेटेलिक कॉइन्स इशूड इन द ईयर 2009। तो इसमें बेसिक क्या था, मैंने पहले ही बताया था, डिनोमिनेशन क्या था 100, और नोट्स के लिए मैंने बताया था 10,000 जो RBI, और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कॉइन्स। ठीक है, चलिए। ATMs that are owned and managed by नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ आर नोन एज। तो मैंने बताया था ना, जो नॉन बैंक भी कर सकता, तो ये मैंने आई थिंक आपको पढ़ाया भी था। ये मैंने ATM के बारे में बताया था, रेड लेबल वाइट लेबल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाइट लेबल ATMs। तो इसमें आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है कि आपने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन आपके निकलने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन अभी भी नहीं निकल रहे तो आप हमारी बेसिक क्लासेस पढ़ सकें, जो हमने ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दी हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रखा है, जहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर, उसके PDF नोट्स, MCQ सीरीज़, MCQs के नोट्स, प्लस आपके मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, लाइव डिस्कशन, डाउट्स वगैरह जूम पे, तो हर एक फैसिलिटी आपको रखी है, ताकि JNK का हर एक बच्चा जिसने कहीं से भी पढ़ा वो भी हमारे कोर्स को देख सके, एक बार एनालिस कर सके कि उनकी कमी कहाँ पे थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 41। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा central government and collected by the state government, the tax levied by the central government and collected by the state government। तो कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कलेक्ट करती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा गाइस, इसका आंसर होगा स्टैंप ड्यूटी। क्या होगा? स्टैंप ड्यूटी। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज़। तो बताइए स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है जो रीजनल रूरल बैंक के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन है आपके 50%, 35%, 25%, 15%। तो इसका आंसर होगा आपका 15%। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? 15%। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, और इसमें नए क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं जो आ सकते हैं आगे एग्जाम में। ठीक है, अगर आप हमारा थ्योरी पोर्शन देखोगे उसमें तो हमने बहुत सारा आपको हर एक चीज़ पढ़ाई थी। इवन कि आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखोगे तो भी आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन आते होंगे। द लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज़ obtained फ्राम। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? तो ये आंसर होगा एक्साइज ड्यूटी से। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? एक्साइज ड्यूटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द मेजर शेयर इन द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा शेयर कौन सा होता है? स्टेट का होता है सेल्स टैक्स। कौन सा होता है? सेल्स टैक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायती राज एक्ट में मैंने बताया भी होगा आपको, उसमें जो लगाती है वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? वो हाउसिंग टैक्स होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है स्टेट को वो स्टैंप होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, एक्साइज ड्यूटी थे। और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या था? मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो कौन सा होता है? वो आपका होता है सेल्स टैक्स। तो ये चारों क्वेश्चन फैक्चुअल थे, आप इसको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रेगुलेट्स द मनी सर्कुलेशन इन इंडिया। तो डेफिनेटली कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और नाबार्ड क्या करता है आपका? नाबार्ड जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड फार्मर को लोन्स वगैरह देता है ना, ये सारा रिलेशन उससे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है? पहला ऑप्शन है नेशनलाइजिंग बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक बिल्कुल है, सरकारी बैंक। रीजनल रूरल बैंक बिल्कुल हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स बिल्कुल हैं। चिट्स एंड मनी लेंडर्स ये नहीं है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आपने डिटेल में थ्योरी पढ़ी हो, एमसीक्यू देखे हो, तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल सेटल द ग्रीवेंसेस ऑफ कस्टमर ऑफ बैंक्स। मतलब जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, कस्टमर की शिकायतें होती हैं, उनको कौन सेटल करता है? मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में, पिछली क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला था आरबीआई ने एक बनाया था ओम्बड्समैन। वो क्या काम होता है? वो जितने भी लोकल लोगों की शिकायतें होती हैं, जैसे कोई बैंक का आपके साथ फ्रॉड होगा और बैंक आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो इस केस में आपका कौन हेल्प करेगा? ओम्बड्समैन। ये किसने बनाया था? ये आरबीआई ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, हाउ मैनी बैंक्स वर फर्स्ट नेशनलाइज्ड। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था 1969 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। मतलब 14 बैंकों को सरकारी बना दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी बैंक्स वर इन सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। तो दूसरे फेज के अंदर कितने बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया? कितने बैंकों का? तो आंसर होगा 6 बैंकों का। पहले 14 बाद में 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हु वाज द कर लेना फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर, देखिए इंडियन फर्स्ट गवर्नर पूछता तो सीडी देशमुख इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था। तो मैंने आपको बताया भी था, सर बीए स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ है। ठीक है, ऑसबोर्न, देखिए नाम पूरा नहीं लिखा हुआ, तो ऑसबोर्न स्मिथ आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ABA स्मिथ। ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम किसने बनाई थी? ओम्बड्समैन स्कीम वो बनाई थी आपकी आरबीआई ने। ठीक है, आंसर इसका आरबीआई कर लेना, एक आर देना इसका। चलिए आरबीआई कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उसको आरबीआई कर लेना, इसको आरबीआई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर रिव्यूड बाय द आरबीआई एट द टाइम ऑफ पीरियडिकल रिव्यू ऑफ पॉलिसी। तो कौन सा रेट्स है जो आरबीआई टाइम टू टाइम क्या करती है? रिव्यू करती रहती है पॉलिसी के अंदर।
तो आपको इसका मुझे आंसर बताना है। एक तो हो गया आपका बैंक रेट, तो बिल्कुल करती रहती है जब महंगाई कम ज़्यादा होती है। रेपो रेट बिल्कुल करती है। सेविंग बैंक रेट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा 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 ऑल द थ्री, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे करती है ये। तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि ये सारे की सारे उनके टूल्स होते हैं महंगाई को कम करने के, और ये टाइम टू टाइम क्या करती हैं, चेक करती रहती है आपकी आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंड द टर्म EMI यूज्ड इन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। तो EMI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो फुल फॉर्म तो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, यही था ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? तो सामने है यार आरबीआई, ठीक है, आरबीआई इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एम बैंकिंग फैसिलिटी बीइंग ऑफर्ड बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर स्टैंड फॉर? एम का क्या मतलब होता है? मनी, मार्जिनल, मैसेज या मोबाइल फ़ोन। तो आपको मैंने बताया था ना कि मोबाइल फ़ोन। चलिए मोबाइल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इसमें से कौन सा लोन है जो टीजर रेट से रिलेटेड है? देखिए टीजर क्या होता है? ऐसा रेट जो लगभग जीरो के बराबर होता है, इस पर इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको होम लोन कितना सस्ता मिलता है, लोगों को घर बनाने के लिए लोन दिए जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन बैंकिंग फील्ड। तो बैंकिंग फील्ड में कौन सी टर्म यूज़ होती है? तो नाम से ही पता चल रहा है, तो बैंक का लेना देना इंटरेस्ट से होता है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। बाकी इनपुट डिवाइस, एलिमेंट्री, जीरो आवर्स, ये सब इसका आंसर नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज। तो भाई बताइए फॉरेन कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी बैंक की ब्रांचेस हैं? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 60। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद कौन सा बैंक है जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑफिस हैं? तो आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। आपको पता सबसे बड़ा SBI, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया को देखता है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? NA का मतलब होता है नेशनल, B का मतलब बैंक फॉर, A मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? एक्टिंग एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। कीपिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। इशूइंग ऑफ 1 रुपीज़ नोट्स एंड कॉइन्स, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कॉइन्स कौन इशू करता है। कॉइन्स कौन इशू करता है आपका? तो कॉइन्स आपका जो इशू करता है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आंसर भी यही था। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। 63 देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेसी एक्ट 2002। तो ये बेसिकली किसके लिए था? बैड लोन रिकवरी के लिए ये एक्ट बनाया गया था। बैड लोन वो होते हैं जो जिसके मतलब आने की उम्मीद बहुत कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। AMPF जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी साइन बिटवीन। तो किस किस के बीच में साइन किया गया था? इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI। और ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, क्या क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या बात हुई थी, ठीक है। AMF कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2015 के अंदर, ठीक है, 2015, डेट इज़ 20 Feb 2015। आगे देखिए, बोले कि अगर डॉलर या FDI डिक्रीज़ हो जाए तो RBI को क्या करना चाहिए? तो RBI को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो RBI को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए। क्यों बढ़ाने चाहिए बताइए मुझे। अब देखो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स उनको बेनिफिट कम हो रहा है, आप उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए। RBI क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि आप मेरे पास
इतना पैसा जमा कीजिए, जहाँ आप इन्वेस्ट करिए, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होंगे, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो भी डॉलर वगैरह है, सारे लोग वहाँ पे इंडिया में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो जिसकी वजह से आपका एफडीआई फिर से बढ़ जाएगा। अगर डिक्रीज़ हो तो इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। आरबीआई जब इस्टेब्लिश किया गया था तो आरबीआई का शेयर कितना था, मैंने बताया था ना, प्राइवेट बैंक है जिसका शेयर था 5 करोड़, जो प्राइवेट लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद 1949 में गवर्नमेंट इनका पैसा देके इसको एक सरकारी बैंक बना लिया था। आरबीआई के लोगों के अंदर कौन सा ट्री है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए, पाम ट्री। कौन सा, पाम ट्री, ठीक है, जिसके अंडर लाइन बैठा हुआ है। चलिए ये है मेरा डाउट्स ग्रुप। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आरबीआई मैंने आपको डिटेल में एमसीक्यूज़ प्लस आपको क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपको अभी भी लगता है ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे तो आप लोगों की स्टडी अच्छे से नहीं हुई है। आप कहीं से भी पढ़े हो तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। और मैंने पहले ही बोल दिया कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा उसकी एप्लीकेशन किस तरह से एग्ज़ाम में इसका एप्लीकेशन आपको यूज़ करना होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा हमारा सब कुछ, और 499 में हमने इतना कुछ प्रोवाइड कर दिया कि हर एक JNK का बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम JNK में बच्चा पढ़े। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।